हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण चारण और आप देख रहे हैं स्टैट हर्लर्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेड ब्लड सेल। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, तो रेड ब्लड सेल को हम आज कम्प्लीटली एकदम उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे एक लेक्चर के अंदर। फिर दूसरे लेक्चर में हम उसका हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड थर्ड लेक्चर में हम उसका डिस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आरबीसी। अब आरबीसी को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है कि देखिए, जो हमारा वीडियो डायरेक्ट आरबीसी का ही देख रहे हैं तो वो जान लें कि जो ब्लड होता है उसमें 55% प्लाज्मा होती है एंड रिमेनिंग 45% ब्लड की जो क्या है सेल्स रहती है। तो जो ब्लड की सेल्स होती है वो 3 टाइप की होती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट। तो 3 सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी उस सेल्स में से एक है। ठीक है, तो आज हम आरबीसी को डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर में डब्ल्यूबीसी को, और सबसे लास्ट में प्लेटलेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आरबीसी को हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स मतलब कि रेड नाम है, मतलब कलर में कैसी होगी, ये रेड होगी। ठीक है, कलर में कैसी होगी, ये रेड होगी। और इनका दूसरा नाम होता है, इनको कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट कहेंगे। जो अब देखिए, इनकी क्या हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स कि बाहर से ये कैसे दिखती है। अगर कोई आरबीसी, मतलब मैं क्या है, ब्लड की स्लाइड बनाता हूँ और उसके ऊपर मैं आरबीसी को देखता हूँ तो उसका आउटर टेक्सचर कैसा दिखता है मुझे, उसी को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मॉर्फोलॉजी को। कैसी सेल्स होती है, बाहर से देखने पे कैसी दिखती है हमें, रेड कलर की दिखती है। और रेड कलर की क्यों दिखती है, मे बी होप सो आप सभी को पता होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन होता है, एक और बेसिक फंक्शन जान लीजिए आरबीसी का। आरबीसी का काम होता है कि ये क्या करती है, रेस्पायरेटरी जो गैसेज होती है उनको क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। रेस्पायरेटरी गैसेज होती है उनका ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे CO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई एंड एटसेट्रा। तो जी ये आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है वही क्या करता है, इन रेस्पायरेटरी गैसेज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वही कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड करता है और इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट कराता है। तो ये काम किसका रहता है, हीमोग्लोबिन का रहता है। तो रेड कलर की क्यों दिखती है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, उसका काम होता है रेस्पिरेटरी गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन कराना। अब लिखा है इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड एंड नॉन माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स, मतलब कि इन सेल के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होते हैं ये देखते हैं। देखिए, बेसिकली जो आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। ये कोई, सपोज दैट ये कोई आरबीसी है। ठीक है, अगर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, अदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा, तो क्या होगा कि आरबीसी का जो स्पेस होगा वो कौन ऑक्यूपाई कर लेंगे, ये सारे ऑर्गेनेल क्या कर लेंगे, स्पेस को सारे को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो जो हीमोग्लोबिन होगा उसके लिए स्पेस कम बचेगा, जो हीमोग्लोबिन होगा उसके लिए स्पेस कम रहेगा। तो अगर हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस कम रहेगा तो ऑब्वियस है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, कम होगा। तो इससे बचने के लिए नेचर ने क्या प्रोवाइड किया कि आरबीसी में से क्या न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और अदर जो भी सेल ऑर्गेनेल है उनको क्या कर दिया, हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि ये जैसे ही जाएंगे तो स्पेस क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। और स्पेस फ्री रहेगा तो उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, उसके अमाउंट को बढ़ाने के लिए आरबीसी के अंदर नेचर ने क्या किया, उनका क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया न्यूक्लियस का और अदर ऑर्गेनेल्स का। तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट रहेगा, हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहा तो ट्रांसपोर्टेशन गैसेज का कैसा होगा, बहुत फास्ट होगा। तो ये इसके पीछे का रीज़न है कि कैसे इसके अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया
नहीं होते हैं। अब ये नहीं होंगे तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर नहीं होंगे तो इनकी कमी तो खलेगी। अगर कोई पर्सन नहीं है तो उसकी कमी को दूर कैसे करेगी, ये आरबीसी इसकी कमी को दूर कैसे करेगी, हम नेक्स्ट मतलब आगे वीडियो के आगे देखेंगे। हैव ए स्पेशल पिगमेंट हीमोग्लोबिन, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिससे कहते हैं हीमोग्लोबिन। पिगमेंट मतलब क्या होता है कि कलर, पिगमेंट मीन्स एक कलर रहता है। जैसे कि जैसे क्लोरोफिल, आपने जैसे बोटनी में देखा होगा कि क्लोरोफिल का क्या काम रहता है। क्लोरोफिल जो लीव्स होती है उसके अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है, और उसी के कारण लीव्स होती है उसका कलर कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है। तो ऐसे के ऐसे इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट रहता है इसके अंदर आरबीसी के अंदर, और उसी के कारण आरबीसी कैसे दिखती है, रेड दिखती है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। दे फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन और हायर अमाउंट इन ब्लड कंपेयर टू थ्रोम्बोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। जो इनकी अमाउंट होती है, जो इनके नंबर होते हैं ब्लड के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। मतलब कि इनके नंबर, मतलब कोई मैं सपोज दैट ये कोई टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैं ब्लड कलेक्ट करता हूँ एक, और मतलब सैंपल लेता हूँ, तो उसके अंदर मुझे अगर मैं उसका सैंपल को डिटेक्ट करूँ, मतलब उसका क्या करूँ, सीबीसी करूँ, कंप्लीट ब्लड काउंट करूँ, तो मुझे क्या आरबीसी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर देखने को मिलेगी कंपेयर टू थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट, क्योंकि वो कम संख्या के अंदर होते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक मॉर्फोलॉजी थी, इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं इसकी शेप, आरबीसी की शेप कैसे होती है। आरबीसी की शेप होती है बाइकॉनकेव। कैसी होती है आरबीसी की शेप, बाइकॉनकेव होती है। इसके भी कुछ एडवांटेज रहते हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे रीज़न होता है। ठीक है, तो आरबीसी की शेप होती है बाइकॉनकेव ऐसी। ठीक है, कैसी होती है, बाइकॉनकेव। ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और ये पूरी आरबीसी है। तो बाइकॉनकेव शेप है, मतलब पूरी एकदम राउंड नहीं है, पूरी एकदम सर्कल के जैसे राउंड नहीं है। ठीक है, ये कैसी है शेप इसकी, बाइकॉनकेव है। तो इसके क्या एडवांटेज रहते हैं कि ये एक तो क्या कर देती है, इक्वल रैपिड डिफ्यूजन। ठीक है, इनके अंदर क्या कॉलॉइड मतलब टक्कर होने की संभावना क्या रहती है, कम। जो कॉलॉइड होती है, कॉलॉइड के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण से क्या कर सकती है ये विदाउट कॉलॉइड के रैपिडली डिफ्यूज होके कहीं भी जा सकती है, रैपिडली डिफ्यूज होके कहीं पे जा सकती है। इसको कौन फैसिलिटेट करता है, इसकी ये शेप, बाइकॉनकेव शेप है, इसकी वजह से ये तो रैपिडली डिफ्यूज हो जाएगी। दूसरा है प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। अब आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये गैसेस को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। क्या काम रहता है इसका, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम रहती है। अगर ये जो क्या कहते हैं, ये जो बाइकॉनकेव सरफेस होता है, ये क्या करता है, इसको बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन के। अगर इसको हम 3D में देखें तो क्या होगा, ऐसा का ऐसा सरफेस हमें पीछे भी दिखेगा, तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। तो अगर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, किसका, ट्रांसपोर्टेशन इस सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसके एक्रॉस गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो कौन प्रोवाइड कराएगा, बाइकॉनकेव सरफेस। इसकी जगह अगर राउंड होती तो इतना ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमें सरफेस एरिया नहीं मिलता, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता गैसेस का वो भी अफेक्ट होता, तो कहीं ना कहीं गैसेस भी कम ट्रांसपोर्ट होती और हमें रेस्पिरेटरी इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ सकता था। तो नेचर ने इससे बचाने के लिए कैसे सरफेस दी, बाइकॉनकेव। ठीक है, तीसरे नंबर पे है ईजिली पास थ्रू माइन्यूट कैपिलरीज। बेसिकली देखिए, जो आरबीसी होती है वो क्या करती है कि लंग्स रहते हैं अपने, लंग्स से क्या करती है, जो लंग्स रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन होते हैं, तो क्या करती है, लंग्स से क्या करती है, O2 को लेती है, इन करती है, और CO2 को क्या करती है, बाहर निकालती है। और ये O2 जो लंग्स में है, जो लंग्स की कैपिलरीज में है, ये थ्रू आउट बॉडी जाती है, पूरी थ्रू आउट बॉडी जाएगी और वहाँ पे जाके डिफ्यूज़ होगी, और बॉडी की जो सारी सेल्स है, टिश्यूज़ है, उनको क्या प्रोवाइड करेगी, O2 प्रोवाइड करेगी। तो ये इनका मैकेनिज्म रहती है। अब देखिए, अब ये कहाँ पे, कैपिलरीज या टिश्यू लेवल पे होता है। ये जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है,
अब लंग्स से आई, लंग्स से आने के बाद बॉडी के टिश्यूज़ के पास जाएगी, वहाँ पे इनका जो डिफ्यूज़न होता है वो कैपिलरी लेवल पे होता है। देखिए आर्टरी, आर्ट्रियोल, फिर कैपिलरीज आती है। तो कैपिलरी लेवल पे क्या होता है, इनका डिफ्यूज़न होता है, गैसेज का डिफ्यूज़न कहाँ पे होता है, कैपिलरी लेवल पे होता है। तो ये क्या करती है, आरबीसीज ईजिली कैपिलरी, देखियो कैपिलरी का जो ल्यूमेन होती है वो बहुत छोटी होती है और इनके बीच में स्पेस भी कम होता है। तो क्या करती है, एक आसानी से क्या कर पाती है इसको, अगर ये बाइकॉनकेव सरफेस की है तो इसका जो क्या कहेंगे, इसका जो वॉल्यूम होगा आरबीसी का वो क्या होगा, कम होगा। अगर ये एक तो ऐसी है और अगर ये ऐसी है तो इन दोनों में बाइकॉनकेव ठीक रहेगा कंपेयर टू राउंड। तो ये इजीली क्या करती है, जो छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती है उनको इजीली क्रॉस कर जाती है। तो ये भी एक एडवांटेज है बाइकॉनकेव शेप का। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू मतलब कि कितनी अमाउंट के अंदर नॉर्मल पर्सन के अंदर आरबीसी होनी चाहिए। अगर हम किसी पर्सन का सैंपल कलेक्ट करें तो उसके अंदर कितनी अमाउंट के अंदर आरबीसी होनी चाहिए। अब रेफरेंस वैल्यू से पहले हम पढ़ते हैं, एक दो तीन टर्म के बारे में जान लेते हैं कि क्या होती है। सबसे पहले कि आरबीसी का प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, आरबीसी की अगर संख्या बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, वो चीज़ें हम एक बार एक ब्लैंक स्लाइड पे देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जो सबसे पहले देखते हैं ब्लड प्रोडक्शन। इसके साथ साथ में हीमोपोइसिस भी हम देख लेंगे कि एक जनरल ओवरव्यू देखें, क्योंकि वो सारा रटने वाली चीज़ें रहती है हीमोपोइसिस की। तो देख लीजिए, जो ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है उस चीज़ को हम कहते हैं हीमोपोइसिस। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहेंगे, हीमोपोइसिस। ठीक है, क्या कहेंगे, हीमोपोइसिस। बेसिकली हीमोपोइसिस एक अडल्ट पर्सन के अंदर, एक कोई अडल्ट मैन या वुमेन कोई भी हो, उसके अंदर कहाँ होता है, रेड बोन मेरो में। सबको पता होगा किस में होता है, रेड बोन मेरो में। अब रेड बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट रहता है, जो भी अपनी लॉन्ग बोन है, जो भी अपनी फ्लैट बोन है, उनके अंदर क्या रेड बोन मेरो प्रेजेंट रहता है। देखिए जब ह्यूमन क्या होता है, चाइल्ड होता है, जब बच्चा छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जितना भी बोन मेरो होता है, जितना भी बोन मेरो होता है वो क्या होता है, रेड होता है। कैसा होता है, रेड होता है। तो वो एक्टिवली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है इन द प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। जो छोटा बच्चा होता है उसका सारा बोन मेरो रेड होता है, तो वो सारा का सारा किस में पार्टिसिपेट करता है, हीमोपोइसिस में। अब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी क्या होगी, एज बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा कि जो ये रेड बोन मेरो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो बोन मेरो में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो बोन मेरो में। क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फैट टिश्यूज़ या फैट क्या हो जाते हैं, इस रेड बोन मेरो के अंदर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। कौन होते हैं, फैटी टिश्यू क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और उसकी वजह से जो ये रेड बोन मेरो है ये कन्वर्ट हो जाता है येलो बोन मेरो के अंदर। और जो ये येलो बोन मेरो होता है वो किसी भी प्रकार की हीमोपोइसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये तो एक बेसिक थिंग थी कि हीमोपोइसिस क्या होता है। अब हम एक नई स्लाइड पे देखेंगे कि आरबीसी का प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, आरबीसी की रेफरेंस वैल्यू क्या होती है, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, देखिए जो ब्लड के फॉर्मेशन को कहते हैं हीमोपोइसिस। अब यहाँ पे लेते हैं हम आरबीसी। आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है, जैसे ब्लड के प्रोडक्शन को कहते हैं हीमोपोइसिस, ऐसी आरबीसी के प्रोडक्शन को कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, ये तो हो गया प्रोडक्शन। अब कहाँ होता है भाई, रेड बोन मेरो के अंदर, अडल्ट पर्सन के अंदर। जो बच्चा जब फीटस होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, यूट्रस में होता है, तब उसका प्रोडक्शन लीवर में भी होता है और यॉर्क सैक में भी। वो अदर टॉपिक है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे कि इरिथ्रोपोइसिस अडल्ट के अंदर हमेशा किस में होती है, रेड बोन मेरो के अंदर होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कौन करता है। तो एक हार्मोन होता है, याद रखिएगा, एक हार्मोन, केमिकल सब्सटेंस, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम होता है, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, इस
इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अब क्वेश्चन आता है कि इरिथ्रोपोइटिन को कौन बनाता है, इरिथ्रोपोइटिन को कौन बनाता है। तो जो हमारी जो किडनीज होती है वो क्या करती है, इस इरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन करती है, इसका प्रोडक्शन करती है। और जैसे किडनी से इसका प्रोडक्शन हुआ, ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, फिर ब्लड स्ट्रीम से कहाँ पहुँच जाता है, बोन मेरो के पास, और बोन मेरो से ये क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और आरबीसी का प्रोडक्शन कराता है। ठीक है, ये तो हो गया इरिथ्रोपोइटिन के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसकी रेफरेंस वैल्यू या इसकी आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है। 1 सेकेंड, स्लाइड्स पे चले जाते हैं वापस। हाँ देखिए, आरबीसी की नॉर्मल रेंज रहती है 3.5 टू 5.5 मिलियन पर mm³, या फिर इसे कहते हैं 3.5 टू 5.5 लाख पर डेसीलीटर। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इसका, रिमेंबर याद रखिएगा आप, 3.5 टू 5.5 मिलियन पर mm³, 3.5 टू 5.5 लाख पर डेसीलीटर। ये तो एक नॉर्मल एवरेज रेंज है कि इस रेंज के अंदर पर्सन की आरबीसी है तो वो क्या है, नॉर्मल है। अगर इस 3.5 से वैल्यू क्या चली जाए, नीचे चली जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। और अगर 5.5 से वैल्यू क्या चली जाए, ऊपर चली जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे वो देखते हैं। अगर वैल्यू कम हो तो उसे कहते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया कह सकते हैं। और या अगर मोस्ट कॉमनली यूज होता है वर्ड अनीमिया, क्या कहते हैं जिसे, अनीमिया कहते हैं। अनीमिया मतलब कि आरबीसी का जो सेल मास होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बेसिकली जब भी हम अनीमिया पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो जाती है। बट ये तो हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करें तो उसमें लिखा होता है कि जो अनीमिया होता है वो होता है कि रिडक्शन इन रेड ब्लड सेल मास, रेड ब्लड सेल के मास के अंदर का रिडक्शन हो जाना, रिड्यूस हो जाना उसका मास, उसको कहते हैं अनीमिया। पर जो हम देखते हैं कि आरबीसी के मास को हम कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को कैलकुलेट करते हैं। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन की अमाउंट ब्लड के अंदर कम है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम अनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब वैल्यू बिलो द नॉर्मल रेंज उसको कहते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। अगर वैल्यू अबव द 5.5 या नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा आ रही है आरबीसी, तो उस कंडीशन को कहते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। कुछ भी हो सकती है इरिथ्रोसाइटोसिस कंडीशंस, स्टिमुलेंट इसके लिए कुछ भी हो सकता है, हाइपोक्सिया भी हो सकता है। कुछ हम बाहर से अगर एडिशनली इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस वगैरह ले रहे हैं तो भी उसकी वजह से भी इरिथ्रोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने एक नॉर्मल रेंज के बारे में देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। मॉर्फोलॉजी और रेफरेंस वैल्यू यहाँ पे ख़त्म होती है। अब स्ट्रक्चर मीन्स कि आरबीसी के अंदर क्या है। बाहर तो हमने सब देख लिया कि आरबीसी के अब अंदर क्या है, तो आरबीसी के अंदर क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ऑल मैमल एक्सेप्ट कैमल ऑल हैव नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी, मतलब कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। जितने भी मैमल्स होते हैं एक्सेप्ट कैमल, मतलब ऊंट को छोड़ के जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उनके अंदर उनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर उनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है तो उनके अंदर डीएनए भी नहीं होगा, और उनका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है मोस्ट स्पेसिफिक, वो डीएनए नहीं होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैच्योर आरबीसी होती है उसी के अंदर ही न्यूक्लियस नहीं होता है। बट जब आरबीसी जब ग्रोइंग फेज़ के अंदर होती है, जब आरबीसी का प्रोडक्शन होना होता है, जब वो आरबीसी क्या होती है, इमैच्योर होती है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। रिमेंबर दिस थिंग कि जो इमैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बट जब वो अडल्ट, जब वो मैच्योर हो जाती है, जब वो सर्कुलेशन के अंदर घूम रही होती है, वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है गैसेस का, तो क्या कहेंगे तब उस कंडीशन के अंदर आरबीसी मैच्योर होगी, और तब उसके अंदर किसी भी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग।
absence of many organelle provide large surface for the hemoglobin and provide advantage in respiration और in transportation of gases। वही थिंग है कि अगर इसके अंदर सरफेस एरिया मतलब ऑर्गेनेल नहीं होंगे तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर रहेगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो भी ईजिली हो जाएगा। अब और देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे आपके कंसेप्ट बनेंगे कि जो आरबीसी होती है मैच्योर आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब हम देखते हैं एक ब्लैंक स्लाइड पे। अब आप एकदम फोकस रहिएगा, एकदम अच्छी बात बताने वाला हूँ मैं आपको। 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। देखिए अब ये आरबीसी है, क्या है, आरबीसी हमारे पास आरबीसी है। आरबीसी के पास क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखिए। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं कि जो सेल्स होती है बॉडी की, उसको एनर्जी कैसे मिलती है। ठीक है, हमने खाना खाया खाया खाया, ठीक है, खाना खाया, उसके बाद में डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज प्रोटीन्स की जो अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स वो सारे कहाँ गए, ब्लड स्ट्रीम के अंदर गए। उसके बाद में उससे एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है वो देखिए। अब मोस्ट ऑफ हम ग्लूकोज से लेते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है ग्लाइकोलाइसिस का। सब ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, जो फर्स्ट ईयर में है तो उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस एक एक होता है एनर्जी जनरेशन के लिए एक ये पाथवे चलता है जिसे कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा चलता है क्रेब्स साइकिल। क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल। इन दोनों चीज़ों को अभी मर्ज मत कीजिएगा, ये खाली ध्यान रखें कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब हम एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी या एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है। एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से, और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस से। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो होता है किसी भी सेल की साइटोसोल के अंदर। कहाँ होता है, साइटोसोल के अंदर। और जो क्रेब्स साइकिल होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब आती है कॉन्सेप्ट वाली बात, कहाँ होता है क्रेब्स साइकिल रन, कहाँ होता है, क्योंकि इसको जो एंजाइम चाहिए रन करने के लिए वो थोड़े बहुत साइटोसोल में होते हैं और थोड़े बहुत माइटोकॉन्ड्रिया। ज़्यादा तो साइटोसोल मतलब ज़्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं पर थोड़े बहुत साइटोसोल में होते हैं। मतलब कि क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास नहीं है तो क्रेब्स साइकिल चलाना तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, या मैं बता देता हूँ कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उससे एटीपी जो बनती है वो क्या होती है, इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर नहीं बनती है। एटीपी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर नहीं बनती है, पर जो क्रेब्स साइकिल जब चलता है तो उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एटीपी बनती है। तो बहुत ज़्यादा एटीपी बनाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। और वो क्या है, आरबीसी के पास नहीं है भाई। आरबीसी के पास क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो अब आरबीसी को सारा काम करने के लिए, उसको ट्रैवल करने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, अपने शेप को मेंटेन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो एनर्जी की आवश्यकता होगी तो उसके अंदर क्रेब्स साइकिल तो चलेगा नहीं। तो आरबीसी अपनी एटीपी या अपनी जो ज़रूरत की जो एनर्जी होती है वो किससे लेगी, ऑक्सीडेटिव पाथवेज, जैसे ग्लाइकोलाइसिस के जैसे ही ऑक्सीडेटिव पाथवेज से क्या लेती है, अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या करती है, फुलफिल करती है। इस पाथवे का दूसरा नाम होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पी ट्रिपल पी पाथवे। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इसके अंदर, इसलिए इसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीडेटिव पाथवे की। और उसको क्या कहते हैं हम, पी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन इस पाथवे से होगा। क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब एक चीज़ और, जो आरबीसी होती है, जो ह्यूमन की जो आरबीसी होती है वो ओनली फॉर किसके ऊपर डिपेंड रहती है, ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड रहती है। ओनली इसको एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ों से इसको एनर्जी नहीं मिलती। ओनली इसको अगर एनर्जी बनानी है तो वो इससे ग्लूकोज से ही इसकी एनर्जी बनेगी। दूसरी चीज़ और ध्यान रखिए कि एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। सबको पता होगा इंसुलिन हार्मोन होता है। इसका काम होता है कि ये क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन के अंदर। तो
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कौन करता है? इंसुलिन करता है। अब देखिए कमाल की बात अब आएगी, किसकी बात? कमाल की, जमाल की नहीं, कमाल की। जो इंसुलिन है ये आरबीसी है, ठीक है। अब कोई भी अपनी बॉडी की सेल्स होती है, सारी सेल्स के ऊपर इंसुलिन हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी के ऊपर इंसुलिन के जो रिसेप्टर होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे, इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होंगे। मतलब कि जो भी ग्लूकोज आरबीसी के अंदर एंटर किया वो कभी भी ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, कभी भी ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। समझे बूझे कि इंसुलिन होता है उसके लिए रिसेप्टर आरबीसी के ऊपर नहीं होते हैं। मतलब कि जो भी ग्लूकोज आरबीसी के अंदर एंटर किया वो इमीडिएटली या तो यूज हो जाएगा या फिर बाहर निकल जाएगा, वो उस आरबीसी के अंदर कभी भी स्टोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंसुलिन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट आरबीसी के अंदर नहीं होते। सोचिए ना, अगर इंसुलिन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट रहते तो फिर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता। और अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता तो वापस वो सेल से बाहर नहीं निकल पाता, और सेल से बाहर नहीं निकल पाता तो वो क्या यहाँ पे किसी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता, कहीं पे भी ये एक्यूमुलेट हो जाता आरबीसी के अंदर। अगर आरबीसी के अंदर ग्लाइकोजन इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया है, जो हीमोग्लोबिन रहेगा उसके लिए स्पेस कम रहेगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस कम होगा तो प्रॉपरली गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने हमें क्या दिया कि नेचर ने हमें कुछ नहीं दिया, इंसुलिन ने के रिसेप्टर यहाँ से खाली उसने हटा दिए, नेचर ने ले लिए इंसुलिन के रिसेप्टर। क्यों लिए? क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना हो पाए। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छा टॉपिक था, लॉजिकल टॉपिक था। चलिए अब आगे चलते हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन, नीड, एनर्जी नीड वगैरह सब हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। अब रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है वो देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, किसी पर्सन का या ब्लड क्या लेता हूँ, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेता हूँ, ठीक है। क्या लेता हूँ? टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने इसका क्या लिया? ब्लड लिया। ये पूरा ब्लड है। ब्लड में मैंने लिया तो इसके अंदर आरबीसी भी मैक्सिमम प्रेजेंट होगी, आरबीसी भी प्रेजेंट रहेगी, डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट रहेगी, थ्रोम्बोसाइट भी प्रेजेंट रहेगी और प्लाज्मा भी प्रेजेंट रहेगी। तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड लिया है, तो जो इसके अंदर जो आरबीसी होती है वो थोड़ी देर बाद कैसे अरेंज हो जाती है? एक कॉइन के ऊपर हम दूसरा कॉइन कैसे रखते हैं, ऐसे इसके ऊपर आरबीसी अरेंज हो जाती है। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, जैसे लाइक एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन कैसे रखते हैं, जैसे आरबीसी इसके ऊपर अरेंज हो जाती है लाइक कॉइन लाइक फैशन में। जैसे हम कॉइन कैसे रखते हैं उसके जैसे ही आरबीसी क्या हो जाती है? अरेंज हो जाती है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? रोलेक्स। क्या कहेंगे? रोलेक्स। इसी चीज़ को हम कहेंगे रोलेक्स। और इसी कॉइन लाइक अरेंजमेंट बनता है, उसी को हम कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। ब्लड टेकन आउट फ्रॉम वेसल्स एंड kept in test tube, we see that the RBC get arranged in special fashion like one coin on another। ठीक है, वही coin like arrangement में अरेंज हो जाती है, उसी को कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये वैसे अभी तो हम खाली इसका थोड़ा बहुत ही पोर्शन पढ़ेंगे, डिटेल में जब हम पैक्ड सेल वॉल्यूम को कब पढ़ेंगे? जब हमारा क्लिनिकल केस सिनेरियो का जो वीडियो होगा कि क्लिनिकली हम क्या क्या टेस्ट वगैरह देखते हैं, तो उसमें हम पैक्ड सेल वॉल्यूम को डिटेल में देखेंगे। अभी खाली समझिए कि पैक्ड सेल वॉल्यूम होता क्या है, बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पे, कि प्रपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। अब क्या कहता है कि वही बात है, ब्लड को मैंने क्या लिया, कलेक्ट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अरेंज किया, तो क्या होगा कि इसके ब्लड के अंदर मेक श्योर सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो क्या होगा कि जो सॉलिड होता है, जैसे ये जैसे सेल्स है, सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये ग्रेविटी से क्या चली जाती है? नीचे, बॉटम से। जो ग्रेविटी के कारण क्या चली जाती है? ये बॉटम पे चली जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हमेशा बॉटम की साइड रहती है। और जो लिक्विड पोर्शन है, जो प्लाज्मा का है, वो क्या रहेगा? उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम रहती है, तो वो हमेशा क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। ऊपर मतलब सरफेस पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है।
कि जैसे ही मैं सैंपल को कलेक्ट करूँगा और उसमें क्या करता हूँ, एंटी कोगुलेंट क्या कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ। एंटी कोगुलेंट मतलब इसकी कोगुलेशन को क्या करेगा, ये रोकेगा। तो मैं थोड़े टाइम बाद क्या देखूँगा कि जितनी भी सॉलिड जो भी सेल्स है वो नीचे कहाँ पे प्रेसिपिटेट होकर कहाँ बैठ गई है, बॉटम पे। ये कौन सी सेल है, सारी आरबीसीज या सॉलिड कंपार्टमेंट। मोस्ट ऑफ आरबीसीज ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर होती है। तो आरबीसीज कहाँ चली जाती है, बॉटम पे चले जाती है। और जो प्लाज्मा रहती है वो क्या रहती है, ऊपर सरफेस पे रहती है। तो ये क्या है, प्लाज्मा है। क्या है ये, प्लाज्मा। और ये आरबीसीज। तो प्लाज्मा तो रहती है ऊपर, आरबीसी रहती है नीचे। तो अब टेस्ट ट्यूब के अंदर हम देखते हैं तो जो 45% रहता है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जितना भी ब्लड हमने लिया था उसका 45% कौन ऑक्यूपाई करता है, आरबीसीज। और इसी को हम क्या कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। समझिए, मैं क्या करता हूँ, 10 ml ब्लड लेता हूँ। कितना ब्लड लिया, 10 ml ब्लड लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, एंटीकोगुलेंट मिक्स किया। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो क्या दिखा मुझे कि जो 4.5 अप्रॉक्स 4 देखो नॉर्मल तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू आइडियल है, ऐसा तो किसी में देखने को मिलता नहीं, मतलब वेरी करता है कि 4.5 ml तक तो मुझे क्या दिखी, आरबीसी जस्ट सॉलिड मास दिखा। तो उसे मैंने क्या कह दिया, पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। और जो रिमेनिंग जो ऊपर का जो भी था वो क्या है, प्लाज्मा है। और कैसा है, लिक्विड पोर्शन है। तो वो कैसा था, 5.5 ml। जैसा कि हमने देखा था कि ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा रहती है और 45% सेल्स रहती है। तो वही इसमें वही सिनेरियो है कि इसको बस खाली नाम अलग दे दिया, क्या कह दिया, पैक्ड सेल वॉल्यूम। होप सो आपको समझ में आया होगा। इसका दूसरा नाम है, इसको दूसरा नाम होता है हीमेटोक्रीट। क्या होता है इसका दूसरा नाम, हीमेटोक्रीट। इसको क्या कहते हैं, हीमेटोक्रीट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखे है तो HCT। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि HCT कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है। मतलब क्लिनिकली अगर किसी पेशेंट के अंदर HCT बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके क्या मायने हो सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, वो देखेंगे। मतलब कि आरबीसी नीचे बैठ जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, और वो लगभग 45% होती है। और प्लाज्मा रहती है वो ऊपर रहती है, तो वो 55% रहती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे जल्दी, मुलाकात होगी आपसे। अगर आपका मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरे लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, आपके सहपाठियों के साथ में। और अगर कोई कमी पेशी हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाइए, उसको ओपन कीजिए। वहाँ पे सारे नोट्स आपको एक वेल मैनर के अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।